आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। छात्रों, आप किसी भी राज्य का या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ से जो इतिहास या जीके वाला चैप्टर आपको यदि उसमें लगा होता है तो यहाँ भारतीय संविधान से आपको 1 या 2 प्रश्न आने के बहुत ही प्रबल चांस होते हैं। चांस क्या होते हैं सर? यहाँ आप बताएं, आपको यहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो कर ही दें। छात्रों, तो देखते हैं आज हम भारत का संविधान कैसे संविधान कहलाता क्या है, संविधान में क्या क्या बातें हैं अपने संविधान में, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, कैसे बना, संविधान सभा क्या थी, कितने भाग हैं, कितनी समितियां बनी, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज हम अंग्रेजों के टाइम पीरियड से और आपको संविधान बनने तक का सफर तय करवाने वाले हैं। तो छात्रों, आइए देखते हैं भारत का संविधान। सबसे पहले छात्रों, हमें यह समझना होगा कि संविधान क्या कहलाता है। तो संविधान का मतलब है नियमों और कानूनों का संकलित प्रलेख जिनके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उस प्रलेख को हम संविधान कहते हैं। नियमों और कानूनों का संकलित प्रलेख जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? संविधान कहते हैं। इसके बाद में किसी देश का संविधान है, ये संविधान क्या बताता है छात्रों? संविधान में उस देश की शासन व्यवस्था किन लोगों के हाथ में रहेगी, उस देश का शासन कैसे चलेगा, उस देश में कानून कैसे बनाए जाएंगे, उस देश की जनता को कौन कौन से नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, उस देश की जनता के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, सरकारों के क्या दायित्व होंगे, यह सब जानकारी उस संविधान में दी जाती है। और मुख्यतः भारत के संविधान में जो शासन के 3 स्तर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी समस्त जानकारी, इनके सभी प्रकार के निर्णय संविधान में पहले से वर्णित होते हैं। आगे देखते हैं छात्रों, यहां हमने लिख रखा है शासन। कभी आपको प्रश्न आ जाए कि शासन के कितने स्तर होते हैं, शासन के 3 स्तर होते हैं या शासन के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, जो कानून बनाने या जो विधि निर्माण का कार्य करता है वो व्यवस्थापिका होता है, व्यवस्थापिका कहते हैं। शासन का जो दूसरा स्तर होता है ये होता है कार्यपालिका, उन बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का जो कार्य करता है वो कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होती है वो जो इस कानून की अवहेलना करने वाले हैं उनको दंडित करने का कार्य करती है। और चौथा आधार स्तंभ जो शासन का बताया गया है वो है मीडिया, इन सभी की अच्छाई और बुराइयों को जनता के सामने लाता है मीडिया। इस प्रकार से छात्रों कानून के 3 स्तर होते हैं। अब यदि हमें संविधान को पढ़ना है तो पहले संविधान बनने तक का एक सफर हमें तय करना पड़ेगा। उसको हम आपको बता देते हैं कि संविधान भारत में क्यों बनाना पड़ा। तो जैसा कि आपको पता होगा सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोपीय कंपनी थी इंग्लैंड की, वो व्यापार करने के लिए भारत में आई सन 1600 में। छात्रों, 31 दिसंबर सन 1600 ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जहांगीर जो मुगल शासक होता है उसके टाइम पीरियड में। इसके बाद में 1757 में अंग्रेजों का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। और यहाँ जो बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, इसकी इसमें हार होती है और बंगाल जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से चल के आते हैं 1764। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है और बक्सर की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की हार होती है। सॉरी, सिराजुद्दौला की नहीं, मीर कासिम की हार होती है। और यहाँ बक्सर की लड़ाई के बाद में लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। फिर यहां से चल के आते हैं 1765 में, जो भारत का शासक होता है शाह आलम, उससे शाह आलम से 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों की दीवानी छीन लेती है, मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार छीन लेती है शाह आलम से। इसके बाद में अंग्रेज लाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं इसे। कभी यदि आपको प्रश्न आ जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया तो ये
1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत पहली बार बंगाल में पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको हम, या भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसको हम कहते थे, उसके सबसे बड़े अधिकारी को कहते थे गवर्नर। और जब ये 1773 का जो एक्ट आया, बहुत सारी बातें थी, तो वहां फिर बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। वो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये था वारेन हेस्टिंग्स। लिखते जाएं आप कॉपी पर। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है छात्रों, बंगाल का। इसके बाद आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। हालांकि 10-10 साल बढ़ता गया चार्टर एक्ट। 1833 में जब हम चार्टर एक्ट पर आते हैं तो चार्टर एक्ट में भी बहुत से संशोधन किए जाते हैं। भारत में फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ ये चार्टर एक्ट पेश किया गया, बहुत से परिवर्तन किए गए। मुख्यतः इसमें परिवर्तन क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और छात्रों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा पर रोक लगवाई भारत में। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर है। इसके बाद आपको पता है 1857 की क्रांति होती है और यह असफल हो जाती है, क्रांतिकारियों की हार होती है, अंग्रेजों का और कई स्थानों पर कब्जा बढ़ जाता है। इसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला कि 1858 में महारानी विक्टोरिया के टाइम पीरियड पर भारत में आता है भारत सरकार एक्ट। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से अंत हो गया और भारत की सत्ता, भारत की शासन व्यवस्था महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। मतलब ब्रिटिश सरकार वहां से सीधा नियंत्रण करने लगी। भारत सचिव के माध्यम से भारत सचिव पद की यहां पर नियुक्ति कर दी और सीधा अधिकार हो गया ब्रिटिश सरकार का भारत पर। 1858 भारत सरकार एक्ट। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें बहुत सारे कानूनों में अंग्रेजों ने परिवर्तन किया भारत शासन अधिनियम 1935 में। और ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने से 1935 तक ये सबसे बड़ा संशोधन था। सबसे ज्यादा एक्ट इसमें थे, सबसे ज्यादा अधिनियम इसमें, सबसे ज्यादा धाराएं इसमें लाई गई थी और सबसे ज्यादा कानूनी परिवर्तन भारत शासन अधिनियम 1935 में किए गए थे। और इसके बाद से जो 1935 के बाद से, ध्यान रखना, 1935 के बाद से और भारत का संविधान लागू होने तक भारत की जो शासन व्यवस्था चलाई गई वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाई गई। प्रश्न आता है यहां से कि सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था? तो 1935। भारत का संविधान लागू होने तक जो शासन व्यवस्था चलाई गई संविधान बनने से और लागू होने तक, या 35 से ही लागू होने तक, वो किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाई गई। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। सर क्रिप्स की अध्यक्षता में ये भी ब्रिटेन से आता है, हालांकि प्रधानमंत्री इसके पक्ष में नहीं थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आपको टाइम पीरियड पता होगा। 1939 से 1942 तक ये संसार में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन रही। तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया था इसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं से बात करी थी कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करें, हम ये औपनिवेशिक प्रवृत्ति आपकी समाप्त कर देंगे और आपको कई प्रकार से अन्य स्वतंत्रताएं आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने इसकी बात को नहीं माना और ये असफल हो गया, फेल हो गया, ये वापस चला गया क्रिप्स मिशन। इसके बाद में छात्रों आती है 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना। सर जो माउंटबेटन रहते हैं वायसराय, इनके टाइम पीरियड पर आती है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। याद रखना 1946। ये एक बहुत बड़ी योजना थी। इसी के तहत भारत विभाजन की बातों को आगे बढ़ाया गया, भारत विभाजन की शर्तों को इसमें रखा गया। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर कैसे भारत और पाकिस्तान नए राज्य बनेंगे। और चूंकि हम संविधान पढ़ रहे तो कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि भारत के संविधान निर्माण की मुख्य योजना कौन सी रही, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्योंकि आप देखो संविधान का निर्माण 47 से लगभग 46 से चालू होना है संविधान का निर्माण,
ठीक है। और देखो 46 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी। मतलब हमें ये कहना है कि भारत के संविधान के निर्माण की मुख्य योजना क्या रही, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसी के तहत भारत का संविधान निर्माण हुआ। इसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, इसी की शर्तों के तहत। इसी की शर्तों के तहत भारत का विभाजन हुआ, 2 नए राज्य बने, भारत और पाकिस्तान बने। और इसी योजना में यह कहा गया था कि जब तक आपका संविधान, स्वतः संविधान आपका बन के पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। ठीक है छात्रों। इसके बाद में आया 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें भी वही की वही बातों को लगभग दोहराया गया, कुछ चेंज करके, जो 1946 माउंटबेटन योजना में कही गई थी। अब छात्रों इसके बाद में हमें पढ़ना होता है कि अब संविधान सभा, चूंकि भारत का अब संविधान बनाया जाना है, कई देशों के संविधान की अच्छी अच्छी बातों का अध्ययन करके, लगभग 60 देशों के संविधान की अच्छी बातों का अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत थी, जो अधिकांशतः उस समय के एडवोकेट थे, वकील थे, या संविधान के बहुत अच्छे जानकार थे, देश विदेश के संविधान का जिनको ज्ञान था, ऐसे लोगों की जरूरत थी। तो एक संविधान सभा का गठन किया गया। वैसे संविधान सभा का जो गठन किया गया, इसके आने वाले जो मेंबर थे, तो नेहरू जी की इच्छा थी कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाए, लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को नहीं माना। और जो संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने गए। मुख्यतः जनसंख्या को इसमें आधार बनाया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति इसमें की गई। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति इसमें की गई। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया गया। किस विधि से? अप्रत्यक्ष। ठीक है, आप जानते हो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता खुद वोट डालती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। तो ये प्रांतों से सदस्यों को चुना गया और एक सभा या एक समिति बनाई गई। यहां हमने लिख रखा है। कभी एक चीज और ध्यान देना कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किसके द्वारा कही गई थी, तो ये स्वराज पार्टी, जो चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की। संविधान सभा, खुद की संविधान सभा होगी संविधान निर्माण करने में, सबसे पहले कहा गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना। फिर चुनाव विधानसभाओं द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जो विधानसभा उस समय अंग्रेजों के जो राज्य होते थे, उनने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्यों को भेजा। संविधान सभा का निर्माण हुआ। यह हमने लिखा, नेहरू जी जो थे वो वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। और यहां नेहरू जी ने क्या पढ़ा था? उद्देश्य प्रस्ताव। जब पहली बैठक होती है, अभी बता रहे हैं आपको, जब पहली बैठक होती है, तो कोई भी बैठक होती है, कोई भी समिति बनती है, जब उसकी पहली बैठक होती है, तो सबसे पहले उसके अध्यक्ष द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा जाता है। तो यदि कभी ऐसा प्रश्न आए कि संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी, उसका उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो छात्रों ये पढ़ा गया था नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पढ़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि संविधान की अंतिम शक्ति जो होगी, या संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति होगी, वो जनता के हाथों में निहित होगी। किसके हाथों में? जनता के हाथों में निहित होगी अंतिम शक्ति, ये उसमें कहा गया था। कितने जनसंख्या पर एक सदस्य था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य इसमें था संविधान सभा में। अब जो संविधान सभा की स्थिति थी, उसमें क्या था? उसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। प्रांतों का मतलब जहां जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो अंग्रेजों का अधिकार था, उनको ब्रिटिश प्रांत कहते थे उस समय। 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 93 राज्यों से आए थे। 93 कहां से आए थे? 93 राज्यों से आए थे, जो राजशाही थे, राजाओं के शासन वगैरह जो वहां से चलते थे। 3 मुख्य प्रांतों के थे। 3 मुख्य प्रांतों का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस टाइप से मुख्य प्रांत, और एक बलूचिस्तान का था। तो ऐसे मिला के इनकी संख्या हो गई थी 389 कुल। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे, 292, 93, 3 और 1, तो इनकी संख्या हो गई थी 389। लेकिन अभी हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि 389 कुल संविधान सभा के सदस्यों में मुस्लिम लीग के भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी है। हालांकि बाद में जो मुस्लिम लीग के हैं, ये पृथक पाकिस्तान की मांग करने लगते हैं और फिर
इनमें से कुछ सदस्य निकलकर पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाते हैं, अपने यहां से अलग हो जाते हैं। पर ये जो 389 थे ये कुल थे। यहां से कभी कभी प्रश्न आते हैं, आप नोट्स बनाते जाएं, इनको लिखते जाएं कि संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान सभा पृथक होने के पहले भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। एक चीज और यहां हमने लिखी है, हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद की रियासत से किसी भी संविधान सभा का सदस्य हैदराबाद से नहीं था। एक चीज ध्यान रखना, हैदराबाद से कोई भी संविधान का सदस्य यहां से नहीं था। फिर यहां लिखा है कि आजादी के बाद इनकी संख्या 299 रह गई थी। इसका मतलब यह है कि यहां से मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो 389 में से 299 घटाना, ये जितने भी बचते हैं ये सब कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, एक बात। यहां कभी कभी एक प्रश्न आता है कि महिलाएं थी क्या संविधान सभा में? तो बिल्कुल हाँ, यहां महिलाएं भी थी। मुख्यतः उनमें सरोजिनी नायडू का नाम मुख्य रूप से आता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, ऐसे करके नाम आते हैं, पर मुख्य महिलाओं में सरोजिनी नायडू का नाम ध्यान रखना, जो आगे जाके उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्ष भी रही थी वो, इस टाइप से। तो 12 महिलाएं इसमें शामिल थी। जो गैर कांग्रेसी, कुछ बहुत से गैर कांग्रेसी लोग भी इसमें शामिल हुए थे, टोटल कांग्रेस के लोग नहीं थे। गैर कांग्रेसी में अंबेडकर जी का भी नाम आता है। अंबेडकर जी कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, ये कहां से शामिल हुए थे? अंबेडकर जी पश्चिम बंगाल से शामिल हुए थे। इनने पश्चिम बंगाल का जो किया था, प्रतिनिधित्व किया था। इस सभा में, संविधान सभा जो बनी थी, इस संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी, 22। ठीक है, कमेटी 22 समितियां थी। इसमें 10 जो थी ये कार्यविधि से संबंधित थी, मतलब काम संचालित करवाएंगी, कार्य करवाएंगी, संविधान निर्माण करवाएंगी। और जो 12 समितियां थी ये मूल मामलों से संबंधित थी, मतलब संविधान की विषय वस्तु से संबंधित थी ये। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से ये संविधान सभा का गठन हुआ था। इनमें से कुछ मुख्य समितियां जिनका आपको कभी पूछा जाता है, ऐसी हमने लगभग 5 समितियों को यहां लिखा है, आप इनको याद कर लेना। तो सबसे पहले यहां हमने लिखा है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। छात्रों, प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी थी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। और हालांकि अपने संविधान का जो निर्माता है या आधुनिक मनु या भारत के संविधान का जनक, भारत के संविधान का पिता, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही हम कहते हैं। आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। जैसे मनु ने प्राचीन समय में संविधान बनाया, भीमराव अंबेडकर जी ने वर्तमान समय में संविधान को बनाया। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इनमें हमें भूल होती है, हम इनको भूल रहे होते हैं। देखो यहां लिखा है भीम और यहां लिखा है प्रा। आप देखो महाभारत का भीम सबने नाम सुना होगा। भीम यदि किसी को मार देता था तो प्राता होगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में जो मुख्य समिति थी, संविधान निर्मात्री सभा या इसको संचालन समिति कहते थे। तो निर्मात्री सभा और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो निर्मात्री सभा या संचालन समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना कि यदि हमें निरमा लेना है और प्रसाद लेना है तो राजेंद्र की दुकान से लेना है, ऐसे याद रख लेना। निरमा और प्रसाद किसकी दुकान पे मिलेगा? राजेंद्र की दुकान पे। तो निर्मात्री सभा के यहां से आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद में जो संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति, चूंकि यहाँ शक्ति लिखा है और ये उस समय नेहरू जी बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति भी थे, तो हम कह सकते हैं संघ शक्ति जो थी उसके जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। फिर एक समिति और थी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, यहां देखना कि ये प्रांत किसने बनवाए? तो प्रांत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाए। ये पहले गृह मंत्री रहे, पहले उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इन्हीं ने शुरुआत में प्रांतों को निर्माण करवाया था। रियासतों को, जो बहुत सारी लगभग 552 के लगभग जो रियासतें पूरे भारत में बटी हुई थी, इनको मिला के भारत बनाया था। और किस रियासत को किस राज्य में मिलाया जाना है, ये मुख्य निर्णय किसने लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जो बिस्मार्क था वो उसने इटली का एकीकरण करवाया था
और सरदार जो पटेल जी थे इन्हें भारत का एकीकरण करवाया था, भारत की रियासतों को मिलाकर के भारत बनाया था, तो इन्हें भारत का विस्मार करते हैं, कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। संविधान सभा में कुछ चीजें और हमने यहाँ नहीं वो वहां बता पाए, यहाँ बता दे रहे हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि जो फ्रैंक एंथोनी थे, फ्रैंक एंथोनी, ये किस समुदाय से थे, इनने कहां का प्रतिनिधित्व किया था, तो एंग्लो इंडियन, आधे अंग्रेज आधे भारतीय, ये सब होना जरूरी थे। एंग्लो इंडियन सदस्य जो थे संविधान सभा में, उनका नाम क्या था, फ्रैंक एंथोनी, याद रखना। एंग्लो इंडियन जो थे इनका नाम क्या था, फ्रैंक एंथोनी। और पारसी समुदाय से जो थे उनका नाम था एचपी मोदी, पारसी समुदाय से एचपी मोदी और एंग्लो इंडियन से फ्रैंक एंथोनी। छात्रों, संविधान सभा में कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी थे, यदि आप मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जाते हो तो यहां से आपको मध्य प्रदेश के भी पूछ लिए जाते कभी कभी। यहां हमने संविधान सभा में मध्य प्रदेश के सदस्यों के नाम लिख रखे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय और ठाकुर लाल सिंह। ये आप नोट कर लेना, 2-3 बार यदि आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको मेमोराइज होने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश से सदस्य थे संविधान सभा के, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो। इसके बाद में छात्रों अब प्रारंभ करते हैं हम संविधान सभा की बैठकें, और ये कुछ महत्वपूर्ण जो तारीख है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन तारीखों को हमने यहां लिख रखा है। अब हम इनको देख लेते हैं। छात्रों, यहां कुछ महत्वपूर्ण दिनांक लिखी हुई हैं कि 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। इस समय निर्वाचन नहीं हुए थे भारत में लोकसभा के, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी को और उनके साथ लगभग 14 अन्य सदस्यों को मंत्रिमंडल का कार्यभार दे दिया गया था, उनकी शपथ हो गई थी, उनको विभाग बांट दिए गए थे। तो यही कहलाती है अंतरिम सरकार, जो नेहरू जी की अध्यक्षता में, मतलब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और कहा था कि जब तक भारत में लोकसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं, स्वतंत्र आप चुन के चयनित होके नहीं आ रहे हो, तब तक आप यहाँ के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालोगे। और लोकसभा के चुनाव तो अपने यहाँ 51-52 में फिर हुए थे, पहली बार आम चुनाव, ठीक है, बताएंगे कभी आगे। तो ये 2 सितंबर, कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। किसने करवाया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। इसी की सबसे ज्यादा मतलब हस्तक्षेप रहा है भारत में, भारत को बंटवाने में, भारत और पाकिस्तान बनवाने में, ठीक है। इसके बाद में अब चूंकि संविधान सभा की बैठकें होना है और अभी स्थायी अध्यक्ष बने नहीं हैं, तो सबसे पहले अब यहां से आप महत्वपूर्ण दिनांकों को देख लो। छात्रों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता के हाथ में होगी, ठीक है। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसी पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था, इसी पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पहले संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और छात्रों, ये सबसे ज्यादा बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ज्यादा बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा में। इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, और एक चीज और, ये जो बैठकें होती थी संविधान सभा की, जो बैठकें होती थी, ये कहां होती थी छात्रों, ये होती थी मुंबई में। कहां होती थी, मुंबई में होती थी संविधान सभा की बैठकें। वहां एक स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, उस समय पाठशाला थी, अब कॉलेज है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां यह सब बैठकें होती थी, ठीक है छात्रों। आगे देखते हैं। इसके बाद में तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है, पहली बैठक होती है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद में आपको 2-2 जोड़ते जाना है। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक।
11 दिसंबर 1946 को, कभी दूसरी बैठक का कहा जाए तो 2 दिन जोड़ देना, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, और दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है एससी मुखर्जी। कभी पूछा जाए तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। ठीक है छात्रों। इसके बाद में एक शब्द और यहां पर लिखा है, ये प्रतिष्ठित वकील थे, वहां जब संविधान बन रहा था तो एक आवश्यकता यहां पर और थी, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाए, तो संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे उनमें नाम आता है BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संवैधानिक सलाहकार BN राव। ठीक है छात्रों। फिर 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। यहां आप ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव जो पढ़ा जाता है तीसरी बैठक में पढ़ा जाता है। शुरू में यदि हम बोले तो वो मिस्टेक है, सुधार लेना। जो 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक होती है, यहां उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पढ़ा जाता है? नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यहां पढ़ा गया 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। इसके बाद में कुछ डेट और हैं, यहां पर लिखा है कि 26 नवंबर 1949, मतलब वह कौन सी तारीख है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया। मतलब संविधान को औपचारिक स्वीकृति किस तारीख को दी गई? तो छात्रों, संविधान को औपचारिक स्वीकृति दी गई 26 नवंबर 1949 को। कब दी गई? 26 नवंबर 1949 को संविधान को औपचारिक स्वीकृति दी गई। इसीलिए छात्रों, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर अब कभी कभी प्रश्न आता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, ये कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई या और संविधान सभा पर जो हस्ताक्षर हो गए, संविधान सभा मतलब संविधान जो बन गया था, भारत का संविधान, ये हस्तलिखित था। शुरुआत में जो बना हुआ संविधान था यह हस्तलिखित था, हिंदी और अंग्रेजी में से लिखा गया था। तो अंतिम बैठक में सभी के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं, और ये अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। और ये दिन आप जानते ही हो कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा बनाया गया था, इस बनाए हुए संविधान को भारत में लागू कर दिया जाना है। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो गणतंत्र बन जाना है। भारत क्या बन जाना है? भारत गणतंत्र बन जाना है 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहां संविधान देश का लागू हो जाता है। अब कभी कभी एक डेट और रह गई, कभी कभी प्रश्न आता है कि आजादी में 15 अगस्त 1947 को मिली, आजादी मिलने के बाद संविधान सभा की एक बैठक कब हुई? तो ये आजादी के बाद एक बैठक हुई थी, पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को। जब हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को, आजादी के बाद की बैठक है ये, याद रखें तारीख। अब कुछ विशेषताएं और हैं संविधान की, उनको भी हम बता देते हैं। छात्रों, संविधान बनने में जो टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारत का संविधान बनने में। इतने समय में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद कर लेना। इतने समय में 11 अधिवेशन हुए, मतलब 11 बार लगभग जो सदस्य थे वो मुंबई गए वहां। इस 11 अधिवेशन में 166 बैठकें हुई, और जो भी नियम कानून धाराएं वो बना रहे थे, इन पर 114 दिन तक बहस चली। ये तारीखें याद रखना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा भारत का संविधान बनाने में। इतने टाइम पर 11 अधिवेशन में 166 बैठकें हुई और 114 दिन तक क्या चली? बहस चली। और ये सब बंबई में हुआ, हम आपको पहले बता चुके। अब जब संविधान बनाया जा रहा था तो अपने यहाँ के नियम कानून उतने पर्याप्त नहीं थे। संविधान बनाने में लोगों ने उनको पर्याप्त नहीं समझा, तो कई अन्य देशों से भारत के संविधान में अच्छी अच्छी चीजों को लाए वो। इसीलिए भारतीय संविधान को उधारी का बैंक या उधारी का बस्ता कहा जाता है।
कहाँ के संविधान को उधारी का बस्ता है, उधारी का बैंक कहा जाता है? भारत के संविधान को, याद रखना। यहाँ हालांकि हमने एक ट्रिक लिखी है, ये देश हैं जहाँ के संविधान से मुख्य चीजें लाए, अकबर आज, फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, ठीक है। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, यहाँ ब्रिटेन है, रूस है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इससे मान लो जर्मनी है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। ऐसे कुछ देश हैं, यहाँ हमने आपको बताने का प्रयास किया कहां से क्या लाए। ये प्रश्न भी छात्रों पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इनको तैयार कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। कभी यदि आपको प्रश्न आता है कि किस देश का सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत का संविधान बनने में, तो भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा जो छाप छोड़ी यदि किसी देश ने, तो ब्रिटेन ने छोड़ी, मतलब इंग्लैंड ने, ठीक है। क्योंकि भारत शासन अधिनियम की लगभग 80 से 90% धाराएं ज्यों की त्यों आज भारतीय संविधान में ज्यों की त्यों है। वो किसका था? वो अंग्रेजों का था। तो मतलब ब्रिटेन या इंग्लैंड की सबसे ज्यादा छाप लगी है भारत के संविधान पर, अमेरिका की नहीं कहना है आपको, ठीक है। ये कह रहे थे हम। ब्रिटेन से क्या क्या लाए? संसदीय शासन प्रणाली कहां से लाए? ब्रिटेन से लाए। कानून का शासन, ये ब्रिटेन से लाए। हालांकि वहां ब्रिटेन में लेकर संविधान नहीं, वहां परंपराओं पर आधारित संविधान है, पर ये चीजें वहां की अच्छी लगी। संसद, कानून का शासन, विधि का निर्माण मतलब कानून बनाना, और एक हरी नागरिकता जैसे अपने यहाँ होती है भारत में। कई अमेरिकी यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता है, वहां दोहरी नागरिकता होती है। अपने यहाँ एक हरी नागरिकता, अभी हम आगे बताएंगे संविधान की विशेषताओं में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली पूछी जाती है, जो अपने यहाँ ये सांसद चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं जिनको आम चुनाव कहते हैं, ये जो चुनाव होते हैं इसमें सांसद चुनाव लड़ते हैं, और सांसद जो होते हैं, जिस दल के ज्यादा सांसद आते हैं उसका प्रधानमंत्री बनता है देश में। ये संसदीय शासन प्रणाली, और आगे बताएंगे। तो ये ब्रिटेन की देन है। इसके बाद अमेरिका से क्या लाए? संविधान की प्रस्तावना। छात्रों क्या लाए? संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की प्रस्तावना कहां से चालू? हम भारत के लोग, भारत को एक, यहां से आप चालू करना। कभी भी पूछा जाए कि प्रस्तावना कहां से चालू होती है, तो हम भारत के लोग, भारत को एक, इतना याद कर लेना आप। यहां से क्या होती है छात्रों? प्रस्तावना चालू होती है, ठीक है। और संविधान की कुंजी भी हम किसे कहते हैं? प्रस्तावना को ही कहते हैं संविधान की कुंजी, याद रखना आप यहां से, ठीक है। तो अमेरिका से क्या लाए हम? प्रस्तावना। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लाए, क्योंकि वह ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लाए। पूरी संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद ये ब्रिटेन की देन है, इंग्लैंड की। लेकिन राष्ट्रपति का पद वहां अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में हम जब कभी सुनते ही रहते, ठीक है। तो अमेरिका से क्या लाए हम? राष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, और उपराष्ट्रपति भी वहां होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है वहां अमेरिका में, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, जो हमें 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिए, ये अमेरिका की देन है। और न्यायपालिका, भारत की जो कोर्ट सिस्टम है, वैसे ही आप याद रखना कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति वगैरह बनते हैं वो कई फिर बाद में कोर्ट के चक्कर लगाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, तो यहां से याद कर लेना न्यायपालिका अमेरिका की देन है। इसके बाद में कनाडा। कनाडा से क्या क्या लाए? संघीय शासन व्यवस्था। कनाडा से क्या लाए? संघीय शासन व्यवस्था, बताएंगे आगे। हालांकि ये संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है कि जो शक्तियां होंगी उन शक्तियों का विभाजन कर दिया जाएगा। कुछ शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी और कुछ शक्तियां राज्यों को दे दी जाएंगी। मतलब केंद्र में भी सरकार रहेगी और अलग अलग राज्यों में भी सरकार रहेगी। शक्तियों का एकीकरण नहीं होगा। कुछ शक्तियां केंद्र के अधीन, कुछ शक्तियां राज्य के अधीन, और इसकी फिर वो सूचियां बना दी गई। अभी हम आगे आपको बताएंगे। ये सूचियां बना दी गई, ये विभाग सरकार ने जो थे संविधान के माध्यम से ये राज्यों को अलग दे दिए, केंद्रों को अलग दे दिए, ठीक है। जैसे संघ सूची होती है, तो अब संघ सूची में कितने विषय होते हैं? 99 विषय हैं, ठीक है। फिर एक राज्य सूची होती है, इसमें 62 विषय हैं। फिर एक समवर्ती सूची होती है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसमें 52 विषयों को रखा गया है। ऐसे करके हम आपको कभी इन विषयों के बारे में आपको बताएंगे। एक अलग से वीडियो ला देंगे जिसमें हम, यहाँ से भी छात्रों प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का है या नहीं है, या राज्य सूची का है या समवर्ती का है, या विशिष्ट शक्तियां क्या कहलाती हैं, इनके बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। तो कनाडा से संघीय शासन, शक्तियों का विभाजन। क्योंकि देखो संघीय शासन में हमने बता ही चुके कि शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग बांट दी गई, तो शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लाए। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र, मतलब राष्ट्रपति जी के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये किसकी देन है? कनाडा की, ठीक है छात्रों। इसके बाद हम आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से लाए हम नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कभी आ जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव
तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, या उसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व उसको हम कहते हैं। ये किसकी देन है? देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व यदि आप याद रखते हो तो आ से या मिला लो तो आयरलैंड, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन, जैसे राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति अपने यहाँ मनोनीत करते हैं, तो ये देन किसकी है? आयरलैंड की है। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो विभिन्न खेल प्रतिभा, कलाकार या साहित्य से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद में चलते हैं हम, तो यहां लिखा है जर्मनी। वैसे ही आपको पता है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के बारे में आप जानते ही हो। क्या जानते हो जर्मनी के बारे में? कि देखो, जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, और वो क्या उसकी जीत कायम में हुई तो वो कर्फ्यू लगा देता था, इमरजेंसी लगाता था। तो यहां से हमें याद रखना है कि जर्मनी से क्या लाए? आपातकाल लाए। और वैसे ही जो मनी किसी के पास नहीं रहती, मान के चलो, तो वो आपात स्थितियों में आ जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हो, किसी के पास यदि मनी नहीं है तो वो कैसी स्थिति में आ जाता है? आपात। तो जर्मनी से क्या लाए हम? आपातकाल लाए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लाए? ऑस्ट्रेलिया से लाए हम संवर्ती सूची, वही जो हम आपको अभी बता रहे थे, ठीक है। 52 विषय जो हैं वो संवर्ती सूची में रखे गए हैं, जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लाए हम? संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका जो देश है, यहां से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाए कि संविधान संशोधन कैसे होता है। हालांकि बताएंगे कभी, इस पर अलग वीडियो ला देंगे। भारत में 3 प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे प्रकार हम बताएंगे आपको कभी अगली वीडियो में। इसके बाद में फिर यहाँ लिखा है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए सरकार योजना बनाती, तो ये किसकी देन है भारत में? ये रूस की देन है। पंचवर्षीय योजनाएं कहां से लाए हम? ये रूस से लाए, ठीक है छात्रों। इसके बाद में कुछ संविधान की बातें और हैं, यहां हमने बताने का प्रयास किया है। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है छात्रों? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। फिर यहां एक शब्द और लिखा है, और वो शब्द क्या है कि संविधान का पिता या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो संविधान का पिता या आधुनिक मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं संविधान का पिता या आधुनिक मनु। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि संविधान बनाने में जो मुख्य भूमिका रही वो किसकी रही? बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है छात्रों। जो संविधान की जो वास्तविक प्रतियां हैं वो किस भाषा में थी? तो याद रखें आप, यहां से हिंदी में भी थी और अंग्रेजी में भी थी। और भारत का जो संविधान था शुरुआत में वो हस्तलिखित था, मतलब हाथों से लिख करके बनाया गया था। और ये किसने लिखा है? तो लेखक का नाम आता है जिसने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण। और ये जो मूल संविधान है जो लिखा गया था उस समय में, तो मूल संविधान कहाँ रखा है? मूल संविधान रखा है संसद भवन के पुस्तकालय में, जो हिंदी और इंग्लिश में हस्तलिखित है, संसद भवन के पुस्तकालय से रखा गया है। अब छात्रों यहां हमने लिखा है, कभी कभी यहां से प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न कैसे आते हैं कि मूल संविधान में क्या था, वो वर्तमान संविधान में क्या है, ठीक। तो हम इनको याद कर लेते हैं छात्रों। मूल संविधान का मतलब है कि जब 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस समय क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है छात्रों। तो यहां देख लेते हैं, भारत का जो संविधान है ये मुख्यतः अनुच्छेदों से मिलकर बना है। अनुच्छेद मतलब कहलाती हैं उसकी धाराएं, नियम कानून उसमें लिखे हुए हैं। तो फिर भारत का जो मूल संविधान था 26 नवंबर 1949 को, इसमें कितने अनुच्छेद थे? याद कर लें इनको, आप नोट कर लें। 395 अनुच्छेद। कितने थे? 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? तो 365 से अधिक, 465 से अधिक अनुच्छेद है। क्योंकि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते जाते हैं, जैसे जैसे संविधान संशोधन होते जाते हैं, तो ये धाराएं जो है संविधान के अनुच्छेद हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 465 से अधिक, ठीक है। या फिर ऑप्शन में आएगा 448 से अधिक, आ सकता है 470, ठीक है। देख लेना आप जो भी है करंट का। इसके बाद मूल संविधान में संविधान के कितने भाग थे? संविधान के 22 भाग थे, जो वर्तमान में कितने हैं? अब 25 हैं। प्रश्न आते हैं यहां से, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। अब कितने हो गए? 3 बढ़ा दिए गए, तो 25 भाग हो गए। मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, जो इसकी शेड्यूल कहलाती हैं, कितनी शेड्यूल या कितनी अनुसूचियां थी? तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में शुरुआत में।
वर्तमान में 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है। इसके बाद में जब मूल संविधान बना था तो परिशिष्ट कितने थे? बिल्कुल भी नहीं थे। वर्तमान में कितने परिशिष्ट हो गए? 5 परिशिष्ट हो गए भारतीय संविधान में। परिशिष्ट मतलब कुछ कठिन बातें उसमें लिखी होती हैं, उनके अर्थ समझाए गए होते हैं। फिर जब मूल संविधान बना था तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान संशोधन करते 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 और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 धीरे धीरे ये 2-3 बार संविधान संशोधन हुए, बताएंगे कभी कैसे। बोडो मास आखरी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली किस कभी बताएंगे। तो 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है। यहां पर हमने कुछ मध्य प्रदेश भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में यहां लिखा है, इनको और हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कभी कभी हाँ एक चीज और यहां ध्यान रखें, 42वां संविधान संशोधन 1976 छात्रों बड़ा ऐतिहासिक संशोधन रहा। मौलिक अधिकार वगैरह बहुत सारी चीजें यहां पर जोड़ी गई, घटाई गई। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। भारत का लघु संविधान किसे कहते हैं? याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें किए गए। एक दिन हम अलग से वीडियो ला देंगे 42वां संविधान संशोधन पर, सब समझा देंगे क्या क्या परिवर्तन उसमें हुए। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की कभी कभी अब आपको यहां से प्रश्न कैसे आते हैं कि निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है या कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है, तो ये हमें कुछ जानकारियां पता होना चाहिए। ठीक है छात्रों। यहाँ एक मुख्य विशेषता रह गई थी, धर्मनिरपेक्षता, हमें दिख नहीं रहा। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। जैसा कि आपको पता है कि भारत का संविधान लिखित है और निर्मित है। संविधान के जो निर्माता थे, जो उसके एक्सपर्ट लोग थे, कानून के ज्ञाता, उनके द्वारा लिख कर ये बनाया गया है। दूसरा है भारत का संविधान ना अधिक कठोर है ना अधिक लचीला है, मतलब कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। छात्रों कठोर क्या कहलाता है? संविधान भारत का कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करना बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए ये कठोर कहलाता है। फिर यहाँ लिखा है लचीलेपन का मिश्रण, क्योंकि कुछ कुछ संविधान संशोधन ऐसे हो जाते हैं जो बड़े आसानी से हो जाते हैं। जितने आसानी से अपन ने वो अधिनियम बनाए थे उतने ही आसानी से वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे लचीला कहते हैं। तो फिर भारत का जो संविधान है वो ना अधिक कठोर है ना अधिक लचीला है। दूसरा एक सब अगला यहाँ लिखा है भारत की विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। छात्रों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य पॉलिटी का शब्द है। यदि ऐसा कोई शब्द लिखा जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत की शासन व्यवस्था चलाने में विदेशों की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब भारत की जो सरकारें रहेंगी वो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होगा, विदेशों से सलाह नहीं लेना पड़ेगी, ना कोई विदेश या कोई अन्य देश भारत की शासन व्यवस्था चलाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसे हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। तो भारत एक गणराज्य है या प्रजातांत्रिक राज्य है या गणराज्य है, एक ही बात है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं संसार में प्राचीन काल से लेकर आज तक चलती थी, एक तो होता था राजतंत्र और एक होता था गणतंत्र। छात्रों जो गणतंत्र है ये आज अपने यहाँ चल रहा है भारत में। गणतंत्र का मतलब है कि जनता अपना शासक चुनती है, जनता मतलब प्रजातंत्र है गणतंत्र। जनता अपने मन का शासक चुनती है निर्वाचन के द्वारा। लेकिन जो राजतंत्र होता था, ऑटोक्रेसी, जो राजतंत्र होता था, इसमें राजा का वंशानुगत लड़का राजा होता था, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो। हालांकि एक चीज ध्यान रखें, वर्तमान में संसार के किसी भी देश में राजतंत्र नहीं बचा है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, जहां बचा भी उनको उतने ज्यादा अधिकार भी नहीं। ठीक है। खैर इसके बाद में है समाजवादी एवं पंथनिरपेक्षता। इसको तो आप एक ही मानना, पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब क्या है कि भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। ये कहलाती है धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता। एक शब्द और लिखा है समाजवादी। समाजवादी व्यवस्था है भारत में। समाजवादी का मतलब होता है समानता पर आधारित। सरकारें किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करेंगी, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या अमीरी गरीबी के आधार पर किसी से भी सरकारें भेदभाव नहीं करेंगी। सबको समान अधिकार भारत में दिए जाएंगे। समतावादी ढांचे पर आधारित होगी भारत की शासन व्यवस्था। और समाजवाद का एक अर्थ और होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं इनकी पूर्ति उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है। ये समाजवादी कहलाता है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। अभी हमने आपको बताया था ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ की देन है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है, इंग्लैंड की देन है। इसमें क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली में कि जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है।
लोग वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, लोग वोट डालते हैं, सांसद चुने जाते हैं, जिस दल के ज्यादा सांसद हो जाते हैं उसकी सरकार बनती, उसी का प्रधानमंत्री बनता, उसी के मंत्री बनते हैं। तो उन्हीं की चलती है, तो मंत्रिमंडल के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलती है और राष्ट्रपति का हस्तक्षेप इसमें ज्यादा नहीं होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है, मतलब वास्तविक शासक कौन होता है उस अपने देश का? प्रधानमंत्री। वास्तव मतलब राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का उपयोग कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। राष्ट्र एक विशेषता यही है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है अपने यहाँ, ये भी संविधान की विशेषता है। नाम मात्र की कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति या राज्यपाल कार्यपालिका प्रधान कहलाते हैं। बताएंगे कभी राज्यों की कार्यपालिका जब बताएंगे। तो आप समझ रहे होंगे, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिपरिषद ही शासन व्यवस्था चलाएगी, राष्ट्रपति का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होगा। राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाएगा। ये संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद में एक हरी नागरिकता। आप जानते हो कि यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भी शहर का, किसी भी गांव का यदि निवासी है, उसके पास में कुछ एफिडेविट, कुछ प्रमाण पत्र उसके हैं, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये एक हरी नागरिकता कहलाती है। कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की अलग और देश की अलग, इस प्रकार से। इसके बाद में यहां लिखा है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हम आपको बता चुके, शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। केंद्र के पास अलग शक्तियां होंगी, राज्य के पास अलग शक्तियां होंगी। मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। शक्तियां मतलब विभाग। कुछ विभागों पर जो कानून बनाएंगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ विभागों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें बनाएगी। और इसमें ये सूचियां बना दी गई हैं भारत के संविधान में। 7वीं अनुसूची संविधान की, अभी हम आपको जो 7वीं अनुसूची बताएंगे, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है। 99 विषय हैं संघ सरकार के पास में, मतलब 99 डिपार्टमेंट पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार या केंद्र सरकार। अब मुख्यतः ये 99 डिपार्ट, एक दिन हम आपको बहुत सारे बता देंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस है, दूरसंचार है, या बैंक है, या रेलवे है, रक्षा समझौते हैं, या विदेशी संबंध है, ये आ जाते हैं आपके संघ सूची के विषय में। फिर जब हम राज्य सूची पर आ जाते हैं, तो राज्य सूची में जैसे पुलिस है, वन है, या सिंचाई है, या कृषि है, या जेल है, ठीक है, इस टाइप के जो विभाग होते हैं, या बांट नियम तौल वगैरह है, ठीक है, ये सब नियम आ जाते हैं राज्य सूची में। जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है वो समवर्ती में आते हैं। शिक्षा, कुछ सीबीएसई बोर्ड होते, कुछ प्रदेश सरकारों के बोर्ड होते, बता देंगे बाद में, कभी समय ज्यादा हो रहा है विभाग हम बता सकते हैं, पर अभी रहने दो। इसके बाद हम चलते हैं तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। मतलब जो न्यायालय होगा ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, समान रूप से सबको दंडित करेगा, समान रूप से सबकी हेल्प करेगा। ठीक है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ना स्त्री पुरुष में, ना अमीर गरीब में, ना सामान्य और किसी वीआईपी इंसान में नहीं करेगा ये भेदभाव। ठीक है। इसके बाद में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। नागरिकों को अपना संपूर्ण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए, इनकी संख्या 6 है। और प्रत्येक जो नागरिक है इसके भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, इनकी संख्या 11 है वर्तमान में, तो इनको भी शामिल किया गया। इसके बाद में है भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, मतलब सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि 465 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्तमान में है, जबकि अमेरिका इतना बड़ा देश होने के बाद भी 7 अनुच्छेद हैं केवल। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया 128, बहुत मतलब अपने यहां सबसे ज्यादा अनुच्छेद हैं, इसलिए ये संसार का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। एक चीज और याद रखना यहाँ लिखित संविधान में कि संसार का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था, याद रखना। पहला राष्ट्रपति सबसे पहले अमेरिका में बना था और संसार का सबसे पहला लिखित संविधान कहां था? अमेरिका में बना था। ये लिखित संविधान अपन ने वहीं से लिया है, अमेरिका से। ठीक है छात्रों। इसके बाद भारत में क्या है? लोकतंत्र है या गणतंत्र है, मतलब जनता का ही शासन है, जनता ही अपना शासक चुनती है। धर्मनिरपेक्षता हम आपको बता चुके, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्यों को हम बता चुके, अब समय ज्यादा हो रहा है। इसके बाद में हमने आपको यहाँ से प्रश्न आते हैं, भागों से तो प्रश्न नहीं आते, या आते हैं तो हम कभी आपको आगे बताएंगे। प्रश्न यहां से कैसे आते हैं कि ये जो हम आपको 12 अनुसूचियां बता रहे हैं, इन अनुसूचियों में से कैसे प्रश्न आते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी में क्या है, ये याद कर लेना आप। 12 अनुसूचियां याद कर लेना। यदि आपको 12 अनुसूचियां याद हो गई तो हम मानेंगे आपको ये पूरा सिस्टम याद हो गया होगा। ठीक है छात्रों, तो बढ़ते हैं अनुसूचियों की ओर। यहां हम आपको बता रहे हैं संविधान की 12 अनुसूचियां किस अनुसूची में क्या है। 6 हमने इस तरफ लिखी है, 6 इस तरफ लिखी है, आप मेमोराइज करते जाएं। छात्रों, पहली अनुसूची ये कहती है, संविधान की जो 12 अनुसूचियां यहां हमने लिखी थी, ये कहीं लिखा, ये अब 12 अनुसूचियां हैं।
छात्रों अनुसूचियां, ये पहली अनुसूची, एक अनुसूची ये कहती है कि वो पहली अनुसूची भारत को परिभाषित करती है कि भारत क्या है। तो पहली अनुसूची कहती है कि भारत 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। अभी संविधान में परिवर्तन ये हो रहा होगा इसमें, जैसे ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पहले 7 थे, ठीक है, और 29 की जगह 28 राज्य बचे, तो ये परिवर्तन वहां हो रहा होगा। तो पहली ये अनुसूची क्या कहती है, भारत को परिभाषित करती है कि भारत क्या होगा, तो भारत 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। ये पहली अनुसूची में लिखा है, समझ रहे हैं। और ये पहली में क्यों लिखा, क्योंकि देखो आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप भारत को तो परिभाषित करोगे ना पहली, तो पहली में भारत है। अब कुछ लोग 2 नंबर के काम करते हो, 2 नंबर के काम करने से क्या आता, पैसा। याद करने का एक तरीका आपको बता रहे कि पैसा 2 नंबर पे पैसा कैसे कहो आप, लॉजिक है याद करने का। तो देखो अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 शेड्यूल नंबर 2, जो भारत के जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहां से लेके और राज्यपाल, न्यायाधीश, न्यायालयों के, ये सब पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण है कहा, अनुसूची 2 में। हम तो ऐसे याद करें 2 नंबर का काम करने से पैसा ज्यादा आता है, खैर नहीं करना चाहिए। तो ये 2 नंबर पे है वेतन भत्ते। 3 नंबर पे है पदाधिकारियों की शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, जैसे अपन कहते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाएंगे। इस टाइप से हमने ऐसे कहते कौन किसको शपथ, ओथ कौन किसकी ओथ करवाएगा, किसको शपथ दिलाएगा, ये सिस्टम। जैसे राज्य में आ जाओ तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता, ठीक है, इस टाइप से ऐसे। तो अब ये कैसे याद करोगे कि अनुसूची 3 में शपथ है, हम तो यहां से ऐसे याद करें, सा में एक शब्द है, पा और था, 3, शपथ में कितने शब्द हैं, 3, यहीं से याद कर लेना। यदि शपथ में 3 शब्द हैं, इसका मतलब है कि शपथ तीसरी अनुसूची में होगी। फिर हम आ जाते हैं 4 नंबर पे। तो 4 में जब आप देखो 4 नंबर में है क्या, राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश हैं, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। छात्रों भारतीय संसद को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अब संसद बनती तो है 3 चीजों से मिलकर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के जो 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें क्या अंतर है कि जो राज्यसभा होती है, ये राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, ये राज्यसभा का कार्य होता है। और जनता के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, ये होता है लोकसभा का काम। तो अनुसूची 4 में हम आपको बता रहे थे, राज्यों व संघ शासित जो प्रदेश हैं, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात बताई गई है अनुसूची 4 में। हम ऐसे याद करें, आधे को जोड़ते नहीं है, रा में 1 वर्ण हो गया या 2 वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए और भा 4 वर्ण हो गए। यदि राज्यसभा शब्द लिखा है तो 4 वर्ण है राज्यसभा में, और राज्यसभा आधे को जोड़ा ही नहीं जाता। तो राज्यसभा मतलब अनुसूची 4 में आप ये कहोगे कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, कितने सदस्य कहां से चुन करके जाएंगे, ठीक है। ये किस विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, किस सांसद के मत का मूल्य क्या होगा, बताएंगे कभी राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये अनुसूची 4। अब आ जाओ आप 5 में, कहां जाओ, 5 में। 5 कहता है कि अनुसूचित जनजाति जो होती है, मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब जो होता है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसमें, 5 में, अनुसूचित जाति। आप ऐसे ही करना, अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जाति में देखना आप, यहां 5 शब्द पकड़ लेना कहीं से भी अनुसूचित जनजाति से, तो ये आ जाएगा किसमें, 5 में, ठीक है। या फिर याद ही कर लेना, 5 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का, ठीक है। अनु ऐसे लिखना, अनु 1, सूचित 2, जन 3 और जाति 4। 5 कर लेना, इसको कैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके क्षेत्र का पता। और 6 में है, अनुसूची 6 में है स्पेशली 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा, यहाँ की जो जनजातियां हैं इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुसूची 6 में। जोड़ना, 4 ये हैं, 2 और जोड़ देना, तो 6 में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा में जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अनुसूची 7 पे। अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची यहां लिखा है, देखो 7, और यहां संघ में भी सा है, सा से याद कर लो, यहां 7 से बने सा और संघ में बने सा। तो केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जो हम आपको शुरू में बता रहे थे, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसमें,
अनुसूची 7 में कि कुछ विभागों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, कुछ विभागों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा। अनुसूची 7। 8 में है भाषाएं। 8 में, अनुसूची 8 में क्या है छात्रों? भाषाओं का उल्लेख है। जैसे शुरू में 14 थी, अब 22 हो गई, तो अब 22 भाषाओं का उल्लेख होगा किसमें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऐसा याद रख लेना। 8 को हम क्या कहते? आ, और आ से क्या लिखेंगे? टा के ऊपर राखी रेप, आर्ट। मतलब आर्ट विषय जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते? ज्यादा भाषाएं पढ़ते हैं, गणित वगैरह तो होती नहीं है। शब्दावली ऐसे याद कर लेना। ठीक है। 9 में क्या है छात्रों? 9 में क्या है? 9 में, अनुसूची 9 में है, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के कानून बताए गए हैं कि किन मामलों में सरकारें जो होंगी, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, ये किसी की संपत्ति को रात सात कर लेंगी, अपने में मिला लेंगी, ये बताया गया है। और किन अधिग्रहण के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, किन अधिग्रहण के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सब विषय शब्दावली बताई गई है किसमें? 9 में। अपन कहते हैं आई नो, मैं जानता हूं कौन क्या कर सकता है, कौन मेरी संपत्ति हड़प सकता है, आई नो, मैं जानता हूं, ऐसे करके जोड़ लेना। 9 में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया। 10 में वैसे ही अपन दा कह रहे, तो 10 में दल बदल, 10 में दल बदल संबंधी कानून है अनुसूची 10 में। नेता यहां से वहां जो दल बदलते हैं, ये कानून है अनुसूची 10 में। ठीक है। इसके बाद में आ जाओ 11। तो अनुसूची 11 में है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 93 ऐसा 73वां संशोधन किया गया था 1992-93 में, और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और इसमें पंचायतों को स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। इनमें पंचायतों को 29 विभाग सौंप दिए गए हैं कि इन 29 विभागों पर कार्य करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की। 73वां संविधान संशोधन 92-93, और 74वां संविधान संशोधन भी 92-93 एक साथ ही हुए थे। इसमें क्या है? 94 संविधान संशोधन, इसमें शहरी निकाय जो होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ऐसा जो सिस्टम होता है, इनको हम शहरी निकाय कहते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन में शहरी जो स्थानीय संस्थाएं हैं, इनके बारे में बताया गया है, और इनको 18 विभाग शहरी संस्थाओं को सौंप दिए गए हैं कि इन 18 विभागों पर जो कार्य करेंगे वो स्थानीय संस्थाएं कर सकेंगी। ऐसे 73वां 74वां संविधान संशोधन है 11वीं-12वीं अनुसूची में। छात्रों आप इनको याद कर लेना। यदि आपको इतना सब याद हो जाए तो आप हमको बताएं। आप जो हमसे चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं कि आप हमसे अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट हो छात्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मैथ्स या रीजनिंग या जीके या साइंस या हिंदी, आप निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो चूंकि ज्यादा हो गया, विषय शब्दावली भी उतनी थी, आप पेन कापी उठा के जब इसको लिखने बैठोगे तो वीडियो तो लगभग हमारा 45-50 मिनट का हो रहा होगा, लेकिन आपको लिखने में 1.5 घंटे का समय लग जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा छात्रों को उपलब्ध करवाना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।